हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप रनिंग क्लासेज लगातार देख रहे होंगे और समझ रहे सीख रहे होंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी आने वाली क्लासों को सीरियसली ध्यान से समझें, सीखें, हर क्लास को पूरी तरह से देखें, क्योंकि ये क्लासेज आपके लिए ही है। इसलिए आपका समय बर्बाद ना हो, सिलेबस समय से हो सके, इसलिए क्लासेज लगातार लेते रहें। आज अपन पढ़ेंगे सबसे पहले तो ऊष्मा भंडार के संपर्क में नियत दाब पर निकाय के लिए संतुलन प्रतिबंध। इससे हम एंथैल्पी ज्ञात करेंगे। एंथैल्पी भी ऊर्जा ही है, जैसे हमने हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा ज्ञात की, ऐसी एंथैल्पी। तो माना ऊष्मा भंडार का ताप T डैश एवं दाब P डैश है। इसके संपर्क में निकाय, ऊष्मा भंडार के संपर्क में जो निकाय है, निकाय का दाब क्या रहता है यहाँ पे? नियत। निकाय का दाब P नियत है, परंतु आयतन में परिवर्तन होता है। आयतन में परिवर्तन मान लीजिए डेल्टा B होता है। तो जब निकाय ऊष्मा भंडार से ऊष्मा ग्रहण करेगा तो उसके द्वारा किया गया कार्य डेल्टा W बराबर कितना होगा? P डेल्टा B। कार्य क्या होता है? डेल्टा W बराबर P डेल्टा B। तो ऊष्मागतिकी का जो नियम होता है, प्रथम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से फर्स्ट लॉ क्या है? डेल्टा Q बराबर du लिख दो या dE बार लिख दो प्लस डेल्टा W, या डेल्टा Q बराबर, इसको भी डेल्टा के रूप में लिख दो, डेल्टा E बार प्लस P डेल्टा V, या डेल्टा Q बराबर, डेल्टा कॉमन ले लो, E बार प्लस PV। अब चूँकि पहले भी अपन स्टडी कर चुके हैं, PV दाब और आयतन के गुणनफल ऊर्जा ही होती है, ये भी ऊर्जा है। तो इस टोटल ऊर्जा को हम कहेंगे एंथैल्पी, पूर्ण ऊष्मा या एंथैल्पी बोलेंगे, जिसको शो करेंगे H से, कैपिटल H, जहाँ H बराबर क्या है? E बार प्लस PV। क्या कहलाएगी? निकाय की पूर्ण ऊष्मा या एंथैल्पी। ऊष्मा ऊर्जा को ही एंथैल्पी कहते हैं। तो H जो अपन लिखा है, E बार प्लस PV, क्या कहलाएगी? निकाय की पूर्ण ऊष्मा या एंथैल्पी। अब संतुलन प्रतिबंध के लिए, चूँकि साम्यावस्था में क्या होता है, जब निकाय अन्योन्य क्रिया करेंगे तो साम्यावस्था की ओर अग्रसित होंगे। तो साम्यावस्था की अवस्था में कुल एंट्रोपी S स्टार जो होती है S प्लस S डैश मैक्सिमम, और मैक्सिमम के लिए डेल्टा S स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि डेल्टा S प्लस डेल्टा S डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब चूँकि निकाय ने
ऊष्मा भंडार से ऊष्मा ली है। तो एस डैश किसके लिए है? ये भंडार के लिए। तो डेल्टा एस डैश बराबर क्या लिखेंगे? माइनस क्यू डैश डेल्टा क्यू डैश अपॉन टी। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है ना, टी डैश लिख दो। भंडार का ताप हमने टी डैश माना है। माइनस इसलिए क्योंकि निकाय ऊष्मा भंडार से ऊष्मा ग्रहण करेगा तो भंडार की ऊष्मा में कमी होगी, इसलिए क्या लेंगे? माइनस। तो डेल्टा एस माइनस डेल्टा क्यू डैश अपॉन टी डैश। डेल्टा एस डैश की वैल्यू रख दी यहाँ से, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टी डैश को बदल लिया है, तो टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा क्यू डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो टी डैश डेल्टा एस माइनस डेल्टा क्यू डैश की जगह यहाँ से क्या लिख दो? ये डेल्टा क्यू डैश यही है, ई बार प्लस पी बी। डैश लगा दो उसके लिए, प्लस पी डैश बी, और डेल्टा यहाँ लगा है ही, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वैल्यू रख दी अपन ने डेल्टा क्यू से। ये है समीकरण। ऊष्मागतिकी का पहला नियम जो है, तो क्यू डैश की जगह डैश लगा दिया इसमें, डेल्टा सब में से बाहर ले दिया, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसकी जगह एच लिख दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डेल्टा कॉमन ले लिया तो टी डैश एस माइनस एच ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये संतुलन प्रतिबंध हो गया। जब ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय का दाब नियत है तो ये संतुलन प्रतिबंध है। टी डैश एस माइनस एच ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसमें एच क्या है? तुम्हारी निकाय की पूर्ण ऊष्मा या एंथैल्पी। ठीक है। देखिए अब अपन पढ़ेंगे मैक्सवेल के समीकरण। तो ये जो एनर्जी अपन ने पढ़ी है, गिब्स मुक्त ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, एंथैल्पी, इन सब के आपस में रिलेशन निकालने एंट्रोपी यूपीवी में, वो जो रिलेशन है वो कहलाते हैं मैक्सवेल समीकरण। तो कैसे व्युत्पन्न करेंगे? तो प्रथम समीकरण देखो, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। पहला समीकरण कैसे निकालेंगे? ऊष्मागतिकी का प्रथम और द्वितीय नियम को एक साथ कैसे लिखते हैं? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या होता है? डेल्टा क्यू बराबर डी ई बार लिख दो या डी यू लिख दो, एक ही बात है। ई बार जो है आंतरिक एनर्जी होती है, उसको यू से भी लिख सकते हैं। आंतरिक ऊर्जा होती है ना, इंटरनल एनर्जी, तो ई बार से लिख दो या यू से लिख दो, एक ही बात है। और द्वितीय नियम क्या है ऊष्मागतिकी का? ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से डेल्टा एस बराबर डेल्टा क्यू अपॉन टी, यानी डेल्टा क्यू बराबर टी डेल्टा एस या टी डी एस लिख सकते हैं, टी डी एस लिख दो। इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो टी डी एस बराबर डी यू प्लस पी डी बी, या डी यू बराबर लिख सकते हैं टी डी एस माइनस पी डी बी। समीकरण नंबर 1। पी डी बी को बदल लिया है, माइनस हो गया। अब जो ये यू आंतरिक ऊर्जा है वो किसका फलन है? परिवर्तन किस में हो रहा है? एस में और बी में, यानी यू को अपन लिख सकते हैं यू ऑफ एस और बी, यानी आंतरिक ऊर्जा जो है वो किसका फलन है? एस का और बी का। गैस में परिवर्तन हो रहा है एंट्रोपी में, और बी आयतन में परिवर्तन हो रहा है। तो अब अपन इसको अलग अलग अपलन करके लिखें आंशिक के रूप में। जैसे पहले डेल यू अपॉन डेल एस, एस के सापेक्ष परिवर्तन, जबकि बी नियत। बी क्या है? यहाँ बी सिंबल का मतलब बी नियत। तो डेल यू अपॉन डेल एस जब लिखेंगे तो चूंकि बी नियत है, बी क्या रखा अपन ने? नियत, इसलिए डी बी इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो यहाँ से समीकरण 1 में डी बी जब 0 हो गया तो ये वाला टर्म तो खत्म हो गई। तो डी यू बराबर टी डी एस, यानी डी यू अपॉन डी एस बराबर क्या बच जाएगा? टी।
तो डी यू या डेल यू एक ही बात है, डेल यू अपॉन डेल एस बराबर क्या आ गया, टी आ गया आंशिक अवकलन के रूप में। इसी तरह से अब डेल यू अपॉन दूसरा चर कौन सा, बी, तो बी के सापेक्ष अवकलन, जबकि एस क्या हो, नियत। दोनों को एक एक करके लेना है। जैसे पहले एस के सापेक्ष बी नियत रखा, फिर बी के सापेक्ष एस को नियत रखा। अब चूंकि यहाँ पे कौन नियत है, एस, तो चूंकि एस नियत है तो इसका मतलब डी एस बराबर क्या आएगा, ज़ीरो। एस नियत, एस में परिवर्तन नहीं है तो डी एस जीरो। तो डी एस को अगर यहाँ से जीरो ले लिया तो ये वाली टर्म खत्म हो गई, तो क्या बचा, माइनस पी डी वी, डी वी नीचे आ गया, डी यू अपॉन डी वी तो निकाल रही है अपन, तो माइनस पी के बराबर। तो डेल यू अपॉन डेल वी बराबर कितना आ गया, माइनस पी। अब एक अपन ने मैथ में यथातथ अवकल पढ़े होंगे, यथातथ अवकल गुणधर्म से, यथातथ अवकल की जो प्रॉपर्टी होती है उसका यहाँ यूज़ करेंगे। तो इसको अपन को लेना है एस और बी के सापेक्ष। तो जैसे इसको ले रहे हैं अपन, तो डेल अपॉन डेल बी और डेल यू अपॉन डेल एस। जब एस के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो नियत क्या है, बी, और जब बी के सापेक्ष कर रहे हैं तो नियत क्या है, एस। इसको यथातथ अवकलन से क्या होता है, इनको आपस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बी की जगह एस, एस की जगह बी कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। तो इसको इक्वल क्या लिखेंगे, डेल अपॉन बी की जगह क्या लिख दिया, एस, डेल एस, और डेल यू अपॉन डेल बी। यहाँ बी की जगह एस हो गया और यहाँ एस की जगह क्या हो गया, बी। यथातथ अवकल की प्रॉपर्टी से ये चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से मान लिख दीजिए, तो डेल अपॉन डेल बी और डेल यू अपॉन डेल एस बी का मान क्या है, ये रहा, डेल यू अपॉन डेल एस बी नियत, इसका मान क्या है, टी, तो इसकी जगह क्या लिख दो, टी, इक्वल टू डेल अपॉन डेल एस और डेल यू अपॉन डेल बी, एस की जगह क्या है, देखो, डेल यू अपॉन डेल बी, एस की जगह माइनस पी, तो इसकी जगह क्या जाएगा, माइनस पी और बी। तो इसके मतलब एक साथ लिख सकते हैं अपन, डेल टी अपॉन डेल बी, जबकि एस नियत, इक्वल टू क्या हो गया, माइनस को बाहर लिख दो, डेल पी अपॉन डेल एस बी नियत। ये जो समीकरण है वो मैक्सवेल का प्रथम समीकरण कहलाता है। अब इसके बाद दूसरा समीकरण लिखेंगे, तो मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण, मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण। तो दूसरा समीकरण हमने हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा पढ़ी है पहले, उससे ज्ञात कर सकते हैं। तो चूंकि हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा एफ से शो करते हैं, बराबर क्या होता है, U माइनस टी एस। यू ई बार की जगह ही है, पहले पढ़ चुके हैं अपन हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, एफ बराबर U माइनस टी एस। इसका अवकलन करें तो क्या आएगा, डी एफ बराबर U का अवकलन हो गया डी यू माइनस, इसमें दोनों चर है तो T को नियत रख के S का डी एस प्लस S को नियत रख के T का डी टी। अब इसमें जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट और सेकंड नियम लगा के है, ऊष्मागतिकी के प्रथम व द्वितीय नियम से, जो कंबाइंड नियम है दोनों को मिला के, अभी ऊपर भी लिखा है, क्या होता है, टी डी एस बराबर डी यू माइनस डी यू प्लस पी डी वी। तो टी डी एस और पी डी वी, तो डी यू की जगह क्या ले सकते हैं, यहाँ से डी यू टी डी एस को इधर ले जाओ, डी यू बराबर कितना हो गया, टी डी एस माइनस पी डी वी। तो डी यू की जगह ही लिख दो, तो डी एफ बराबर हो गया टी डी एस माइनस पी डी वी और फिर माइनस टी डी एस प्लस एस डी टी। ठीक है, ये पहला द्वितीय नियम जो अपन ने पढ़ा, टी डी एस बराबर डी यू प्लस पी डी वी
तो डी यू बराबर क्या हो गया यहाँ से टी डी एस माइनस पी डी वी, यहाँ लिख दिया हमने टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस ये एज इट इज़, तो टी डी एस तो कट गया यहाँ से दोनों साइड से, ये टी डी एस प्लस का और ये माइनस का टी डी एस, तो क्या बचा डी एफ बराबर माइनस पी डी वी और माइनस एस डी टी, यानी यहाँ पे हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा किसका फलन है, किस किस पर डिपेंड है, बी आयतन और टी टेम्परेचर, यानी बी और टी। तो इसका भी इसी तरह से मान अपन निकालें, पहले डेल एफ अपॉन डेल बी, बी के सापेक्ष परिवर्तन, जबकि नियत कौन होगा टी, तो चूंकि टी नियत है, चूंकि टी नियत इसलिए कौन जीरो होगा, डी टी बराबर ज़ीरो। तो यहाँ से डी टी अपन ने जीरो कर दिया तो ये वाली टर्म खत्म हो गई, तो क्या बची माइनस पी डी वी, डी वी को अपन नीचे लिया है तो क्या बचेगा माइनस पी बचेगा। इसी तरह से डेल एफ अपॉन डेल टी, जबकि कौन नियत है बी, एक एक कर करना है ना अपने को, पहले बी के सापेक्ष कर दिया, टी नियत रखा, अब टी के सापेक्ष करेंगे बी नियत, तो डेल एफ अपॉन डेल टी, जबकि बी नियत, तो क्या आएगा देखो, चूँकि बी नियत है इसलिए डी बी क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ से डी बी जीरो हो गया, तो ये वाली टर्म खत्म हो गई, क्या बचा माइनस एस, तो माइनस एस हो गया। और फिर वही यथातथ अवकल का गुणधर्म लगाएंगे, यथातथ अवकल गुणधर्म से, यथातथ अवकलन का गुणधर्म लगाओ तो क्या आएगा, देखो यहाँ से पहले इसको लिख लो, डेल एफ अपॉन डेल बी, इसको काय के सापेक्ष करें, डेल अपॉन डेल टी, क्योंकि दो चर है ना अपने पास बी और टी, एक के सापेक्ष इसका बी जब के सापेक्ष कर रहे हैं तो कौन नियत है टी, और टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो कौन नियत है बी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपस में इनको चेंज कर सकते हैं, तो डेल अपॉन डेल बी और डेल एफ अपॉन डेल टी, बी की जगह टी कर दिया, टी की जगह बी कर दिया, यहाँ बी और यहाँ टी। अब मान लिख दो यहाँ से, तो डेल अपॉन डेल टी, अब डेल एफ अपॉन डेल बी की जगह क्या लिखोगे मान, यहाँ से देखो ये रहा, डेल एफ अपॉन डेल बी टी की जगह माइनस पी, इसकी जगह क्या हो गया माइनस पी, इक्वल टू डेल अपॉन डेल बी और डेल एफ अपॉन डेल टी बी की जगह क्या आ जाएगा माइनस एस और टी, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा डेल पी अपॉन डेल टी बी इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल बी टी। ये मैक्सवेल का हो गया द्वितीय समीकरण, ठीक है। मैक्सवेल के दो समीकरण हो गया, मैक्सवेल का तृतीय समीकरण देखो, तो तृतीय समीकरण जो अपन ने एंथैल्पी पढ़ी थी उससे निकालेंगे, पूर्ण ऊष्मा या एंथैल्पी अभी जो पढ़ी थी, H बराबर क्या होता है U प्लस पी वी, यू वही है इंटरनल एनर्जी जो ई बार से भी लिख सकते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो डी एच बराबर डी यू प्लस पी डी वी प्लस बी डी पी, दोनों को होगा अवकलन, पहले पी छोड़ के बी का, फिर बी छोड़ के डी पी। अब डी यू प्लस पी डी वी क्या होता है, चूँकि ऊष्मागतिकी के प्रथम व द्वितीय नियम से, दोनों का सम्मिलित रूप से जो नियम है क्या होता है, टी डी एस बराबर डी यू प्लस पी डी वी, तो डी यू प्लस पी डी वी की जगह क्या लिख सकते हैं टी डी एस, तो डी एच बराबर क्या हो गया, इसकी जगह क्या आ गया डी यू प्लस पी डी वी की जगह टी डी एस और प्लस बी डी पी। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी है वो किस किस पे डिपेंड है, एस और पी पर, एस में परिवर्तन हो रहा है और पी में परिवर्तन हो रहा है, तो एस और पी का फलन हो गया। अब इसको वही आंशिक अवकलन के रूप में लिखें तो डेल एच अपॉन
डेल एस। पहले एस के सापेक्ष अवकलन, जबकि पी नियत। अब चूंकि पी नियत होगा तो कौन जीरो हो जाएगा? पी नियत, इसका मतलब डी पी बराबर जीरो। तो ये टर्म जीरो हो जाएगी यहाँ से, ये जीरो होगी तो केवल क्या बचा? टी। डी एस तो नीचे आ जाएगा ना, डी एच अपॉन डी एस या डेल एच अपॉन डेल एस इक्वल टू कितना हो गया? टी। फिर पी के साथ करेंगे तो डेल एच अपॉन डेल पी, जबकि कौन नियत है? एस। और जब एस नियत होगा तो कौन जीरो होगा? डी एस जीरो। और डी एस अगर जीरो हो गया तो ये वाली टर्म जीरो हो गई, तो केवल क्या बचा? बी। डी पी तो नीचे आ ही गया, तो यहाँ से बचा बी। और फिर से वही यथातथ अवकल गुणधर्म लगाएंगे, यथातथ अवकल गुणधर्म से। यथातथ अवकल गुणधर्म से लिखे वैसे ही जैसे पर लिखा है, एस और पी के सापेक्ष है, डेल अपॉन डेल एस डेल एच अपॉन डेल पी। जब पी नियत है तो पी के सापेक्ष कर रहे हैं तो एस नियत, और एस के सापेक्ष कर रहे हैं तो पी नियत। एस और पी है ना यहाँ पे चर, इसलिए अब इक्वल टू आपस में चेंज हो जाते हैं ये, तो डेल अपॉन डेल पी डेल एच अपॉन डेल एस। पी की जगह एस हो गया, एस की जगह पी हो गया, यहाँ पी और ये एस। ठीक है, अब मान लिख दो यहाँ से, तो डेल अपॉन डेल एस। अब डेल एच अपॉन डेल पी का मान क्या है? देखो यहाँ से बी, तो बी लिख दो इसकी जगह, इक्वल टू डेल अपॉन डेल पी, और डेल एच अपॉन डेल एस की जगह क्या है? टी, तो टी लिख दो इसकी जगह एस। तो कुल मिला के हो गया डेल बी अपॉन डेल एस पी इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी एस। ये हो गया मैक्सवेल का तृतीय समीकरण। और फिर चौथा समीकरण लास्ट, तो मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण। 3 समीकरण हो गए, अब ये लास्ट समीकरण है, चौथा समीकरण मैक्सवेल का। तो चौथा समीकरण गिब्स मुक्त ऊर्जा से ज्ञात करेंगे। चूँकि गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है? कैपिटल जी बराबर क्या होता है? U प्लस पी वी माइनस टी एस। पहले पढ़ चुके हैं अपन, U की जगह ई बार लिखा हुआ था, तो आंतरिक ऊर्जा है, ई बार को U से लिख सकते हैं। इसका अवकलन करेंगे तो डी जी बराबर क्या हो गया? डी यू प्लस इसका करेंगे पी डी वी प्लस बी डी पी माइनस इसका करेंगे टी डी एस प्लस एस डी टी। अब चूँकि वही ऊष्मागतिकी का पहला द्वितीय नियम का सम्मिलित रूप, तो चूँकि टी डी एस बराबर क्या होता है? डी यू प्लस पी डी वी। तो यहाँ डी यू प्लस पी डी वी की क्या लिख दो? टी डी एस। तो डी जी बराबर क्या हो गया? इसकी जगह क्या लिख देंगे? टी डी एस प्लस बी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, अब टी डी एस कट गया, प्लस का और माइनस का है, तो डी जी बराबर क्या आ गया? बी डी पी माइनस एस डी टी। तो जी जो गिब्स मुक्त ऊर्जा इकाई का फलन होगी पी का और टी का, यानी जी इक्वल टू लिख सकते हैं जी ऑफ पी टी, तो पी में परिवर्तन हो रहा है और टी में परिवर्तन हो रहा है। अब वही आंशिक अवकलन के रूप में लिखेंगे, तो डेल जी अपॉन डेल पी, पी के सापेक्ष, जबकि कौन नियत है? टी। अब चूँकि यहाँ पे टी नियत है, इसलिए डी टी बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब डी टी 0 मतलब ये वाली टर्म खत्म, क्या बची? बी डी पी, डी पी नीचे आ गया ये, तो बराबर क्या बचा? बी। फिर इसी तरह से डेल जी अपॉन डेल टी, टी के सापेक्ष करेंगे, कौन नियत? पी। अब चूँकि यहाँ पे पी नियत है,
P नियत है तो कौन जीरो हो गया, dP बराबर ज़ीरो। और dP अगर जीरो कर दिया तो ये वाली टर्म खत्म हो गई, तो केवल क्या बची माइनस एस डी टी। डी टी नीचे आ गया तो क्या बचा माइनस एस। और फिर वही यथातथ अवकल गुणधर्म लगाएंगे, यथातथ अवकल गुणधर्म से। तो किसका फलन है, P और T का, तो उसी हिसाब से लिखो। तो डेल अपॉन डेल P डेल G अपॉन डेल T। T जब नियत है तो T के सापेक्ष कर रहे हैं तो P नियत, और P के सापेक्ष कर रहे हैं तो T नियत। P और T का फलन है ना ये, तो P और T आएंगे। इक्वल टू क्या हो जाएगा, T की जगह P, P की जगह T। डेल अपॉन डेल T डेल G अपॉन डेल P, P की जगह T और T की जगह P कर दिया। अब वैल्यू रख दो यहाँ से। तो डेल अपॉन डेल P डेल G अपॉन डेल T जो क्या आएगा यहाँ से देखो माइनस एस, तो माइनस एस लिख दिया और T। फिर इक्वल टू डेल अपॉन डेल T डेल G अपॉन डेल P की वैल्यू क्या है, ये T नियत है तो V, तो V लिख दो। तो कुल मिला कितना हो गया ये, माइनस डेल एस अपॉन डेल P T इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल टी P। ये हो गया मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण। तो इस तरह मैक्सवेल के चारों समीकरण हो गए, समझ गए, ठीक है।